साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की कक्षा में दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य इस पर चर्चा होगी। तमाम अनुसंधान एवं शोधों से अब यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास के पूर्व दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य विकसित हो चुका था। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय के साथ उसका एक सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। उत्तर भारत की अनेक बोलियां, पंजाबी, हरियाणवी, खड़ी बोली के शब्द उसमें आ गए। अरबी फारसी के शब्द, ब्रज भाषा के भी शब्द आए, अवधी के भी कुछ शब्द उसमें आए। साथ ही चूंकि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि का भी उन पर प्रभाव रहा, तो निश्चित रूप से एक बेहतर संपर्क भाषा के रूप में उसने दक्षिणी ने विकास किया। दक्षिणी में जो भी साहित्य रचा गया था उस पर आइए हम चर्चा करते हैं। दक्षिणी के पहले लेखक जो हैं उनकी बात करते हैं। वो है साथियों ख्वाजा बंदा निवाज गेसूदराज। यहाँ मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ख्वाजा बंदा निवाज गेसूदराज ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नाम है। परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से जो ये इनसे संबंधित तथ्य हैं उनको आप देख लीजिए। ख्वाजा बंदा निवाज गेसूदराज जो हैं साथियों, इनको दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक माना जाता है। एक तथ्य याद जान लीजिए, इनकी पहली रचना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित रचना है, मिराजुल आशिकीन। क्या है? मिराजुल आशिकीन। अनेक बार मिराजुल आशिकीन जो है वो परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अनेक बार परीक्षाओं में मिराजुल आशिकीन जो है वो पूछी जा चुकी है। मिराजुल आशिकीन ये दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक, क्या आप कह सकते हैं दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक किसे माना जाता है, 4 विकल्प दिए हैं, तो आप उसमें सही करेंगे क्या? मिराजुल आशिकीन। ठीक है, यहाँ आपको ख्वाजा बंदा निवाज गेसूदराज के बारे में एक तथ्य और जान लीजिए साथियों कि ये ख्वाजा नसीरुद्दीन देहली के ये शिष्य थे। ख्वाजा नसीरुद्दीन देहली ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य ख्वाजा नसीरुद्दीन देहली, और ये ख्वाजा बंदा निवाज गेसूदराज किसके शिष्य थे? ये ख्वाजा नसीरुद्दीन देहली के शिष्य थे। यह तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। प्रायः गुरुओं के बारे में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, मिराजुल आशिकीन में साथियों सूफी धर्म का उपदेश है। क्या है? सूफी धर्म का उपदेश दिया गया। इसका जो रचना का विषय है, मिराजुल आशिकीन बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 2 तथ्य इसके बारे में। ये दक्षिणी हिंदी गद्य की दक्षिणी खड़ी बोली गद्य की ये पहली पुस्तक है। और इसका विषय क्या है? इसमें सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। ठीक है, दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों शिकारनामा। ठीक है, तीसरी पुस्तक है इनकी तिलावतुल वजूद। क्या? तिलावतुल वजूद। इनकी अगली रचना है चौथी हिदायत नामा। चौथी कौन सी है? हिदायत नामा। और इनकी एक और रचना है, वो है रिसाला सेहवारा, या इसको 12मासा कह सकते हैं। रिसाला सेहवारा या 12मासा, तो यह भी इनकी रचना है। इनको भी आप देख लीजिए, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा और रिसाला सेहवारा या 12मासा। ख्वाजा बंदा निवाज गेसूदराज के बारे में
इतना ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। ठीक है, अब आइए दक्षिणी के दूसरे जो प्रमुख लेखक हैं उनकी बात करते हैं। साथियों, दक्षिणी को कालांतर में 2-3 नामों से संबोधित किया गया। दक्षिणी को दक्कनी भी कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने इसको दक्कनी कहकर संबोधित किया, दक्षिणी को दक्कनी को कहकर संबोधित किया। उसके बाद में कुछ विद्वानों ने, चूंकि ये मिलजुली सांस्कृतिक भाषा के रूप में इसने विकास किया, तो इसको जवानी हिंदुस्तान भी कहा था। ठीक है, कुछ विद्वान इसको हिंदी कहते थे। यहाँ यह जानना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि दक्षिणी के लिए दक्कनी, जवानी हिंदुस्तान और हिंदी शब्द भी विद्वानों ने प्रयोग किया। ठीक है, अब दूसरे बड़े लेखक जो हैं वह है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही से भी साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं, मुल्ला वजही से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुल्ला वजही को माना जाता है कि ये मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समकालीन थे। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना, अनेक बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी रचना, जिससे वास्तव में इनकी पहचान है, वह है सबरस। कौन सी रचना? इनकी रचना, प्रमुख रचना है सबरस। ठीक है, यह जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मुल्ला वजही, सबरस नाम आते ही मुल्ला वजही का नाम दिमाग को फ्लैश कर जाता है। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है सबरस को, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। सबरस को साथियों, इसके बारे में 2 तथ्य जान लीजिए। इसको उर्दू गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। सबरस को उर्दू गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। ठीक है, इसमें तशब्बुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में बताया गया है। किस शैली में? प्रतीकात्मक शैली में तशब्बुफ के सिद्धांतों को बताया जाए। तो सबरस के बारे में 2 बिंदु जान लीजिए। ये उर्दू गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसने तशब्बुफ के सिद्धांतों को बताया गया है। इनकी दूसरी रचना जो है वो है कुतुब मुस्तरी। ठीक है, कौन सी है? कुतुब मुस्तरी। इनकी दूसरी रचना है कुतुब मुस्तरी। तो मुल्ला वजही की साथियों ये 2 रचनाएं हैं। मुल्ला वजही के बारे में आपने जान लिया। अब तीसरे विद्वान जो हैं उनकी बात करते हैं, वो हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है, ये जो है तीसरे दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के विद्वान हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, वो है कुलियाते कुली कुतुब शाह। कुलियाते कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये मूल रूप से काव्य ग्रंथ है। दक्षिणी के एक और जो है विद्वान को देख लेते हैं, वो है हुसैन अली खां। कौन? हुसैन अली खां। हुसैन अली खां की रचना है 4 दरवेश। हुसैन अली खां की रचना है 4 दरवेश। यह भी साथियों 4 दरवेश भी चर्चा में रहने वाली रचना है। 4 दरवेश भी चर्चा में रहती है। वास्तव में ये मूल रूप से फारसी में लिखी गई थी। इसमें फारसी में लिखी गई थी और इसका अनुवाद जो है दक्षिणी में हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। इसका क्या किया था? उन्होंने अनुवाद दक्षिणी में किया। अनुवाद दक्षिणी में किसने किया था? हुसैन अली खां ने किया था। किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए किया था। तो साथियों, दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का वास्तव में ये 4 लेखक ही आपकी परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है।
और ये जो यहाँ रचनाएं दी गई हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। बहुत विस्तार में जाने का मतलब उलझना है और हम आपको उलझाना नहीं चाहते हैं। साफ बात। इतने में से ही दक्षिणी से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वह पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के बाद गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य जो लिखा गया था उसमें बहुत थोड़ी सी सामग्री है। मैं चाहता हूं कि तेजी से उस पर भी बात हो जाए, जिससे उसके लिए अलग से वीडियो बनाने का कोई अर्थ है, उसके लिए अलग से क्लास लेने का कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा मटेरियल है, उसको चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य जो लिखा गया था उसमें पहला नाम साथियों है, इसे हाँ आप चाहें तो इसको लिख लें, गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। तो गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य लिखने वालों में पहला नाम है साथियों सोढ़ी मिहरवान जी। सोढ़ी मिहरवान जी, ठीक है। सोढ़ी मिहरवान जी गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य लिखने वाले पहले जो है ये लेखक हैं। इनकी रचना है सचुसंड पोथी। इनकी रचना क्या है? सचुसंड पोथी। प्रायः आप देखते होंगे ये चर्चा में रहती है। सोढ़ी मिहरवान जी की रचना है सचुसंड पोथी, ठीक है। बाद में इनकी, खैर ये मैंने नंबर यहाँ गलत डाल दिया, इनकी यही एक रचना मिलती है सोढ़ी मिहरवान जी की सचुसंड पोथी। इनके पुत्र जो थे वो हरि जी, उनको कहा जाता था, इनके पुत्र का नाम था हरि जी, सोढ़ी मिहरवान जी के। इन्होंने भी, हरि जी ने भी गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य लिखा था। तो उसमें पहली रचना आप जान लीजिए है सुखमणि सहंसर नाम। सुखमणि सहंसर नाम। दूसरी रचना है साथियों गोसठ गुरु मिहरवान। गोसठ गुरु मिहरवान। और तीसरी रचना है साथियों पोथी हरि, ठीक है। उसके बाद में एक और नाम है, बस यही तीन नाम आप देख लीजिए। वो एक नाम वो है, बड़ा नाम है दयाल अनेमी। दयाल अनेमी का नाम आप लोग अवश्य सुने होंगे। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य लिखने वाले में आपने सोढ़ी मिहरवान जी को देख लिया, सचुसंड पोथी हरि जी की, सुखमणि सहंसर नाम, गोसठ गुरु मिहरवान और पोथी हरि जी, ये तीन पुस्तकें मिलती हैं। और आपके जो दयाल अनेमी हैं साथियों, दयाल अनेमी का ये 17वीं शताब्दी इनका समय है। इनका समय चाहे तो आप लिख लें 1675 ईस्वी से लेकर इनका समय माना जाता है 1721 ईस्वी तक, ठीक है। सोढ़ी मिहरवान जी का समय 1581 से लेकर 1640 माना जाता है, ठीक है। श्री हरि जी की मृत्यु की तिथि पता है लेकिन जन्म तिथि अज्ञात है, तो इनकी मृत्यु की तिथि 1696 ईस्वी मानी जाती है। यह इनका काल आप जान लीजिए, ठीक है। दयाल अनेमी जी की साथियों पहली रचना है अवगत उल्लास, ठीक है। इनकी दूसरी रचना है अष्टावक्र भाषा, ठीक है। और तीसरी रचना है इनकी गीता भाषा, ठीक है। तो खड़ी गुरुमुखी लिपि में जो खड़ी बोली गद्य लिखे थे यही तीन नाम और इतनी ही रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण। तो आज हमने तेजी से दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य और गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य को देख लिया। उम्मीद करता हूं कि कक्षा आपको पसंद आई होगी।
अगली कक्षा में चूंकि खड़ी बोली गद्य जो है, हिंदी खड़ी बोली गद्य में इतनी सामग्री ज़्यादा थी कि अगर इसमें सम्मिलित करते तो एक बहुत बड़ी लंबी क्लास हो जाती और वो व्यवस्थित ना हो पाती। अगली क्लास आपकी हिंदी खड़ी बोली गद्य की होगी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।